नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व परीक्षाओं में भारतीय संविधान से जो प्रश्न आए हैं उनको देख रहे हैं। तो इसी क्रम में ये भाग 2 है। भाग 1 की चर्चा हम कर चुके थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में। तो आपके ऑप्शन है 5 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 2 करोड़, चौथा ऑप्शन है 3 करोड़। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या होगा? 5 करोड़ जो है वर्तमान में सांसद राशि है। व्याख्या देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2011 से सांसद निधि की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद को सशक्त करता है कि वह राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 128, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 198, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 223, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 249। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 जो है ये अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य सूची में के संबंध में कोई भी संसद जो है कोई कानून बना सकती है। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अगर संकल्प घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी के विषय में विधि बनाए तो ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 130, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 105, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 108 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 116। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। आर्टिकल 93 द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। आर्टिकल 105 में अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार के विषय में उल्लेख है। और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। बात यहाँ पे राज्यसभा की गई है और यह प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्यसभा का प्रदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा संसद का उच्च एवं स्थायी सदन है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो बताना है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। ठीक है, तो ये राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये आयु न्यूनतम 25 होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन है 1/5। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य मिलकर बनेगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु
सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु की क्या निर्धारित की गई है? ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं कितना आंसर होगा, 25 वर्ष। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपी SSS लघु सिंचाई विभाग की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? ठीक है, तो अब बात यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों की गई है। ये प्रश्न आया था यूपी SSS मंडी परीक्षा में, और इसमें अभी हमने देखा लोकसभा की कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? पहला ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा ऑप्शन है भारत का महान न्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है विपक्ष का नेता, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो कौन सा ऐसा इसमें से अधिकारी है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री स्तर का उसको दर्जा प्राप्त होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन 31, तीसरा ऑप्शन है 62, चौथा ऑप्शन है 29। तो बात की गई है यहाँ राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 31 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। उत्तर प्रदेश के में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? अभी हमने राज्यसभा की बात की, अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा के संसदीय क्षेत्रों की। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 70। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। यह प्रश्न आया था कृषि भर्ती परीक्षा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 जो है वो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा के संसदीय क्षेत्र हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो मनोनीत की बात की गई है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 12। तो कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा में भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं यानी मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे विषयों से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? पहला ऑप्शन है ये संघ सूची और संवर्ती सूची में शामिल मामलों में पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश करने और लागू कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है ये कराधान, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। तीसरा ऑप्शन है ये गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है। वह धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। चौथा ऑप्शन है यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो ये प्रश्न आया था यूपी SSS मंडी परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली में। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? ये गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। हालांकि ये लोकसभा पे है कि सुझाव माने या ना माने। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है VP सिंह, तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर। कौन से प्रधानमंत्री थे? ये प्रधानमंत्री VP सिंह थे। ठीक है, तो मंडल आयोग जो था ये 1979 में बना था। ठीक है, और इसकी जो संस्तुति थी वो लागू कब की गई थी? 1991। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? पहला ऑप्शन है 2 दिन, दूसरा ऑप्शन 2 हफ्ते, तीसरा ऑप्शन है 2 महीने, चौथा ऑप्शन है 2 साल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हफ्ते जो थी वो उनकी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2 हफ्ते के लिए काम किया था, या दिन के हिसाब से पूछे तो 13 दिन तक काम किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 81(1), दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 59(1), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 80।
तो कौन सा है सही उत्तर आपका? अनुच्छेद 75(1) जो है ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है देवीलाल, तीसरा ऑप्शन है वीपी सिंह, चौथा ऑप्शन है लालकृष्ण आडवाणी। तो कौन सा इसमें इनमें से निम्न में से उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहा है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वीपी सिंह जो है वो नहीं रहे हैं उप प्रधानमंत्री, जबकि मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय पे, देवीलाल भी रहे हैं और लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे? पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है बाबू जगजीवन राम, चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जो थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक की सेवा करनी आवश्यक होती है? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली में। सही उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष जो है आवश्यक होती है। किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेषण, चौथा ऑप्शन है निषेध। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला ऑप्शन है लीला सेठ, दूसरा ऑप्शन है फातिमा बीवी, तीसरा ऑप्शन है अन्ना, चौथा ऑप्शन है सुनंदा भंडारे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन है 5। तो संविधान के संबंधित जो मामला होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम से कम 5 न्यायाधीश तो होने चाहिए संविधान से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? बात की गई है यहाँ पे राज्यपाल की। ठीक है, तो राज्यपाल का पद का कितने कार्यकाल होता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को, चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 161 के तहत जो है वो सजा को माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन है ESL नरसिम्हन, दूसरा ऑप्शन है C विद्यासागर राव, चौथा ऑप्शन है पनालीसामी सतशिवम, चौथा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये करंट का प्रश्न था जो कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में आया था। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे? विद्यासागर राव जो थे 2019 तक की जानकारी के अनुसार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन है शारदा मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरा ऑप्शन है मार्गरेट अल्बा, चौथा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू जो थी ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी किसी राज्य की, और ये कौन सा राज्य था? ये उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी, साथ ही साथ पूरे भारत की जो थी वो प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और चौथा ऑप्शन है राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
देख लेते हैं व्याख्या इसकी। राज्यपाल राज्य का अधिकारी कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान में राज्यपाल के पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 153 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्यपाल की नियुक्ति के प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के प्राधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था यूपी SSSC अवर अधीनस्थ परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है वह राज्य विधान परिषद का 1/4 सदस्य को मनोनीत करता है। दूसरा ऑप्शन है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो सही आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन जो है वो केवल 1 सही है, ऑप्शन केवल 2 सही है, ऑप्शन 1 और दोनों सही है, और चौथा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा कि दोनों में से कोई नहीं सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 123, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 211, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 213, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 212। ये प्रश्न आया था यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 213 जो है ये राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अगर आप इसी डिजिट को थोड़ा सा हेर फेर कर दें, 123 लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है, ये आर्टिकल 123, और 213 जो है वो राज्यपाल को देता है। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत संविधान के अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल के पास, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के पास, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री के पास। विधानसभा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के पास। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र का अंतिम बैठक जो होती है वो राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के, दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के लिए, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए, चौथा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल पर अभियोग नहीं चल सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है भारत का सुप्रीम कोर्ट, चौथा ऑप्शन है UNCLOS। ठीक है, सामुद्रिक जो जिसे हम UN क्लॉज भी कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर ये बात है। ठीक है, तो कुछ व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यहाँ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? लगभग 160 पद हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये लगभग 34 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में कितनी है? ये है संख्या 15। अगला प्रश्न है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, तो ये प्रश्न आया था यूपी SSSC अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। तो इसमें सही ऑप्शन देख लेते हैं, मेघालय असम नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? MMT याद रखिएगा बस। ठीक है, तो नया जो बाद में बना है MMT बना है, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा।
इसका गठन जो था वर्ष 2013 में किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभाओं को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? पहला ऑप्शन है 168, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 169, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 170, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 171। तो किसके तहत जो है विधान परिषदों का सृजन किया जाता है? आपका कौन से अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 169 के तहत जो है वो विधानसभाओं को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की विधानसभाओं ने विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए संकल्प प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है तो संसद इसके लिए उपबंध कर सकेगी और नई विधान परिषद को बना सकेगी या फिर उसका खत्म भी कर सकेगी। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो बात यहाँ पे विधानसभा की गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 30 से 272 तक। तो पहले न्यूनतम बताना है फिर अधिकतम। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 80 से 540, तीसरा ऑप्शन है 54 से 333 और चौथा ऑप्शन है 60 एवं 500। ठीक है, तो न्यूनतम और अधिकतम बताना है। तो सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है 60 और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 500। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राज्य वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है ये भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए बिल को प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? या बात की गई है उत्तर प्रदेश की, कौन थे? पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन वर्मा, तीसरा ऑप्शन है दरबारी लाल शर्मा, चौथा ऑप्शन है नफीसुल हसन। तो कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? ये प्रश्न आया था यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। सही उत्तर आपका हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है गांव के सभी सदस्य, दूसरा ऑप्शन है गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, तीसरा ऑप्शन है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, चौथा ऑप्शन है पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गाँव के सभी सदस्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क जो होते हैं ये ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल हैं? पहला ऑप्शन है गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव में विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, तीसरा ऑप्शन है गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, चौथा ऑप्शन है वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो ग्राम सभा में कौन से लोग शामिल होते हैं? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के रूप में मतदाता सूची में दर्ज हैं। ठीक है, पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। ये किस में उल्लेख है? आर्टिकल 243 खा में इसका उल्लेख है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? पहला ऑप्शन है शहनाज खान, दूसरा ऑप्शन है सुषमा भद्दू, तीसरा ऑप्शन है छवि राजावत, चौथा ऑप्शन है आरती देवी। ये प्रश्न आया था यूपी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। तो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? छवि राजावत जो थी ये थी। और ये कहाँ संबंधित थी? ये राजस्थान से संबंधित थी और ये सोडा गांव से संबंधित हैं। सोडा गांव, ठीक है, राजस्थान के सोडा गांव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो केरल जो है ये सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड के रूप में है और ये प्रश्न आया था यूपी कनिष्ठ सहायक 2019 की प्रथम पाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ की गई? तो आखिरी में राज लगा है। ठीक है, तो राज से राजस्थान हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए राजस्थान इसमें भी आया और पंचायती राज इसमें भी लगा है। तो इस तरह से आपको राज याद रहेगा कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी सबसे पहले। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो पहला ऑप्शन है बीड, दूसरा ऑप्शन है शादनगर, तीसरा ऑप्शन है नागौर और चौथा ऑप्शन है नांदेड़। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसी में जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को, ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है नगर पालिका संस्थान से, दूसरा ऑप्शन है राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना से, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची से, चौथा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं से। 73वां संवैधानिक संशोधन जो था वो संबंधित था पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपी गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो बताना है आपके सही उत्तर क्या होगा। भाग 9 में, दूसरा ऑप्शन है भाग 10 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 11 में, चौथा ऑप्शन है भाग 12 में। तो किस भाग में जो है पंचायतों की परिकल्पना की गई है संविधान में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 9 में। ठीक है, तो भाग 9 में किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है 93वां संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 44वां संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, चौथा ऑप्शन है 73वें संशोधन द्वारा। तो किसके तहत की गई है? 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति दी गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये दिन संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जारी होने का प्रतीक भी है। पहला ऑप्शन है 26 जून, दूसरा ऑप्शन है 24 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर। तो पंचायती राज दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का भी प्रतीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या पंचायती राज संस्थान नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन है न्याय पंचायत, चौथा ऑप्शन है ग्राम सहकारी संस्था। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ग्राम सहकारी संस्था जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है, जबकि अन्य जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है। इसमें शामिल हैं ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत शामिल है, ब्लॉक स्तर पर जो है वो क्षेत्र पंचायत होती है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। न्याय पंचायत जो है भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान करने की एक प्रणाली के रूप में है, अतः ग्राम सहकारी संस्था जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है पंचायत समिति, तीसरा ऑप्शन है जिला परिषद, चौथा ऑप्शन है नगर परिषद। तो कौन सी जो है वो 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो नगर परिषद जो है वो नहीं है। ठीक है, जबकि अन्य है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन सा तंत्र होता है? पहला ऑप्शन है कि राज्य समिति, दूसरा ऑप्शन है पंचायत समिति, तीसरा ऑप्शन है जिला समिति, चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा। तो बताना है कि ब्लॉक स्तर पर कौन सा स्तर होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति का स्तर। यह प्रश्न आया था यूपी मंडी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। अब इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, ठीक है, पंचायतों का गठन किया जाएगा। अर्थात ग्राम स्तर पर कौन सी होगी? ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती स्तर पर कौन सी होगी? मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर कौन सी होगी? जिला परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, दूसरा ऑप्शन है LM सिंघवी ने, तीसरा ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति ने, चौथा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने। तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। पहला ऑप्शन है भानु प्रताप सिंह समिति ने, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने, तीसरा ऑप्शन है सी रंगाराजन समिति ने, चौथा ऑप्शन है अरविंद मायाराम समिति ने। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आया था UPSSC मंडी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। सही उत्तर आपका होगा बलवंत राय मेहता समिति ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये UPSSC की भारतीय संविधान से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भाग 2 था। ठीक है, इसके बाद भाग 3 भी आएगा, तो उसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।